सुपैया जी और मंच पे बैठे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी युवा वर्ग, NSUI यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटर के सभी पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण, हमारी मातृशक्ति, आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथी, आज मुझे बहुत खुशी है कि इस कोटली क्षेत्र में आकर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पहुँचने पर जो आपने स्वागत किया फूल मालाओं से, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज वाल्मीकि जयंती भी है और पूर्णमासी माल की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी के घर में खुशहाली आए, आप सब समृद्ध हो और आप सबका स्वास्थ्य भगवान सदा सदैव बनाए रखे। आप जानते हैं कि जब जब भी चुनाव आए, चुनाव का जब समय होता है तो जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही होती है वो अपनी अपनी बात आकर आपके समक्ष रखती है। चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, आज कांग्रेस का मंच यहाँ पर लगा है तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। बीजेपी के लोग भी आएंगे तो वो अपना मंच लगाकर अपनी बात आपके सामने करेंगे। पर मुझे खुशी है कि बहुत लंबे अरसे तक मैंने भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा और जो हिमाचल प्रदेश के हालात हुआ करते थे उसमें इतना बड़ा परिवर्तन जो देखा है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस के सरकारों के दाम की वजह से वो काम आपके क्षेत्र में संभव हो पाए। ये पहाड़ी क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र, वो क्षेत्र थे जहाँ हमारी ना सड़कें हुआ करती थी, ना हमारे पास स्कूल हुआ करते थे, कॉलेज तो बहुत दूर की बात थी। और उसी तरह से कई गांव ऐसे थे जहाँ हमारे पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं था और ना ही बिजली हुआ करती थी। कांग्रेस का शासन आया 1983 में, वीरभद्र सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और वो अक्सर इस बात को कहा करते थे कि इतना काम है यहाँ हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में करने को, क्या मैं अपने कार्यकाल में इन कामों को कभी पूरा कर पाऊंगा ये नहीं। ये बार बार अपने मन को ये प्रश्न पूछते थे। हम आभारी है केंद्र की सरकारों के, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, वो उस वक्त प्रधानमंत्री थी जब राजा साहब को 83 में उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर भेजा और उन्होंने जब भी कोई मांग केंद्र से रखी, चाहे आप जानते हैं हमारा ये प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई बड़ी भारी इंडस्ट्रीज नहीं है, बड़े भारी कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे लोग संपन्न हो या कोई आर्थिक मदद हमारी हो सके। बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमने हिमाचल प्रदेश में खोलनी थी। उसके लिए माननीय वीरभद्र सिंह जी ने इंदिरा गांधी से आग्रह किया कि मैं चाहता हूं मेरा प्रदेश वहां पर बिजली पहुंचे, वहां पर हमारे पास स्कूल हो। तो उन्होंने भी आर्थिक तौर से हिमाचल प्रदेश की बहुत मदद की और आप जानते हैं इन दूर दराज के क्षेत्रों में आज सड़कों का जाल बिछा है। जब हिमाचल प्रदेश की शुरुआत हुई थी तो नाम मात्र 300-350 किलोमीटर सड़कें थी, जो आज हजारों की तादाद में आपको हर पंचायत टच करती हुई एक सड़क मिलेगी। उसी तरह से 1985 में घर घर में कांग्रेस की सरकार ने बिजली पहुंचा के दी। चाहे वो एक घर, इकलौता घर भी एक पहाड़ी पर आपको नजर आता था, वहां भी बिजली का लट्टू टिमटिमाता हुआ आपको शाम को नजर आता था। तो ये सारे काम कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। आज चाहे हमारा युवा वर्ग है, हमारे नौजवान साथी हैं, शायद वो समझते थे ऐसा ही होगा, तो उनको समझाना पड़ता है बैठाकर कि नहीं ये ऐसा नहीं था। हमने भी देखा वो वक्त हिमाचल प्रदेश में, हम भी उस गांव से संबंध रखते हैं जब बिजली पानी गांव में नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे। जितनी में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बहुत कम है जिन्होंने शिक्षा हासिल की होगी। जब ऐसे
हालात कांग्रेस की सरकार ने देखे तो उनके मन में एक इच्छा जाहिर हुई कि हर क्षेत्र की लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे कितने 10+2 स्कूल हर क्षेत्र में खुले। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात न करते हुए केवल आपके सदर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपके जो जितने भी चाहिए, कोटली में सिविल हॉस्पिटल खुला, कोटली में ITI खुली, कोटली में तहसील खुली, कोटली में पुलिस चौकी खुली, सैगलू में इंडस्ट्री शेड आपका बना, सैगलू में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, गोखड़ा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला। वैसे ही आपका एनिमल हस्बेंड्री का संस्था वहां पर खुली, बीर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला, पीने के पानी की लिफ्ट की स्कीम मिली, और बरमाना में भी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला। उसी तरह से आपकी एनिमल हस्बेंड्री खुली, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुली, बिल्डिंग जिसकी सरकार ने बनाकर दी। संदोर में मिडिल स्कूल खुला, नारायण में मिडिल स्कूल खुला, और उसी तरह से आपके कई क्षेत्रों में जहां जहां भी मांग रही कि हमारे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए, तो वहां पर सरकार ने इस मकसद से सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले कि हमारी हर बच्ची शिक्षित होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कि कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो आज शिक्षा से वंचित है, और कॉलेज करने के लिए भी सरकार ने उनको कॉलेज का प्रावधान करके दिया। तो ये बहुत से काम हैं जो कि इस क्षेत्र में हुए हैं। जैसे अभी आपको मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर कहा, पंडित सुखराम जी जो हमारे आदरणीय बहुत सीनियर मंत्री यहाँ से रहे, केंद्र में रहे, यहाँ भी उनको नेतृत्व करने का मौका मिला, और उनके कार्यकाल में भी बहुत से विकास के काम हमारे इन क्षेत्रों में हुए हैं। उसके बाद अनिल शर्मा जी आए तो उन्होंने भी कांग्रेस की सरकार से जहां जहां भी जो जो काम की मांग की वो काम माननीय वीरभद्र सिंह जी ने उनके कहने पर इस क्षेत्र में किए हैं। तो मैं आज आपसे ये निवेदन करने आई हूँ, ये जनता का दरबार है जो फैसला करता है। जनता का दरबार तय करता है कि आपको कैसा MP चाहिए, कैसा आपको विधायक चाहिए। आप कामों को देखते हैं, विकास को देखते हैं, तो मैं समझती हूँ उसको देखकर, उसको ध्यान में रखकर ही आप ये निर्णय करते हैं कि अगला आपका विधायक या MP कैसा होना चाहिए। ये जनता का दरबार इस बात का फैसला करती है। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका फैसला भी हमारी जनता करेगी कि आपको कैसा MP चाहिए। आपके आशीर्वाद से मैंने पहले भी 2 बार मंडी से यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और आपके आशीर्वाद से मुझे संसद में पहुंचने का सौभाग्य मिला। और जो भी यहाँ के ऐसे मसले थे जो केंद्र सरकार ने उसका हल करना था, वो मैंने समय पर वो मसले वहां पर उठाए। आज आप देखते हैं कि हमारा दूर दराज का क्षेत्र, लाहौल स्पीति का क्षेत्र जो 6 महीने बर्फबारी से कट जाता था, वहां पर भी एक सुरंग जो केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो स्वीकृत की, उन्होंने पैसा दिया, और आज वो टनल बनकर तैयार हुई है। और जो सफर वहां का तय करने के लिए हमको 10-12 घंटे लगते थे, आज वो उस सफर को हम 1 घंटे में लाहौल पहुंच जाते हैं मनाली से। तो ये केंद्र सरकार की देन रही। वो तब उनके ध्यान में आए क्योंकि हमारे MP, हमारे वहाँ के विधायक, हमारे जिला परिषद के जो अध्यक्ष थे, उन सभी ने आकर, हम 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चारों के चारों ने जाकर प्रधानमंत्री जी को अवगत करवाया, और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसके लिए पैसा भी दिया, और आज वो टनल बनकर तैयार हुई है। जब इसका शिलान्यास हुआ तो श्रीमती सोनिया गांधी जी वहां स्वयं आई थी। उन्होंने उसकी पट्टिका वहां पर स्थापित की और उस काम को शुरुआत करने की हरी झंडी दी। पर जब वो बन के तैयार हुई सुरंग, तो मोदी जी उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं। हमें अफसोस है कि
वो जो पट्टिका पहले लगी थी जिसमें सोनिया गांधी जी का नाम था, वो पट्टिका भी वहां से उतार दी गई। और अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि किसकी देन है और किसकी वजह से वो सुरंग वहां पर बनी। तो ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिनके लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कर्तव्य बनता है वो केंद्र सरकार के समक्ष उन समस्याओं को रखकर उसका समाधान करवाएं। ऐसे हजारों ही काम है, हजारों काम है। अगर मैं उनको गिनने लगूं तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में ये कहना चाहती हूँ कि आपका वोट विकास के नाम पर जाना चाहिए, काम के नाम पे जाना चाहिए। पीठ उसी की थपथपाई जाती है जो काम करते हैं। आपके घर में भी जो बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो माँ बाप उनकी पीठ थपथपाते हैं कि बढ़िया काम किया, बढ़िया आपने नंबर हासिल करे और अच्छा पोजीशन क्लास में ली, इसके लिए आपको बधाई हो। तो वैसे ही जो सरकार काम करती है, विकास के कामों को देखते हुए आपको भी यह निर्णय करना होगा कि आपने किसकी पीठ को थपथपाना है, किसको इसका श्रेय जाना चाहिए। ये बात का निर्णय आप लोग करेंगे। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने जब वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो लोगों के बीच में जाकर बहुत बड़े बड़े वायदे किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात करी। यहाँ भी कितने नौजवान साथी आए हैं जो ये बात उस वक्त सुनते थे तो उनको लगता था शायद मोदी को वोट देकर हमको नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने भी बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से भाजपा को वोट डाला। आज 7 साल हो गए पर मोदी जी ने चंद लोग बच्चों को भी रोजगार नहीं प्रदान किया, जबकि उनके वायदे, उनके भाषण के मुताबिक 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार 1 साल में मिलना चाहिए था। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध होता अगर वो अपनी बात पे अडिग रहते। तो ना आज वो रोजगार प्रदान हुआ। और मुझे याद है जब पिछली बार हम ये इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त मोदी की सरकार ने अपने पोस्टरों में क्या बात लिखी, ये बात लिखी कि अभी महंगाई है, आप मुझे वोट दें, आपकी वोट से मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं जो आपकी महंगाई को कम करूंगा। उस वक्त और आज की महंगाई में आप रात दिन का फर्क देख रहे हैं। वही गैस का सिलेंडर हम 450 रुपए खरीदते थे, आज उस गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से भी ऊपर चली गई है। आज वही तेल की बोतल जो हम 80-90 रुपए में लेते थे, आज वो 250 की कीमत पार कर चुकी है। उसी तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जब महंगाई बढ़ी तो कांग्रेस की सरकार ने सस्ते डिपों की दुकानें खोली। हर जगह 100 करोड़ रुपया सरकार ने जो जिसके लिए वो जमा किया और ये कहा कि मैं अपने गरीब लोगों को, हमारी जनता को सस्ते राशन की दुकान खोलेंगे, डिपो खोलेंगे जहां पर उनको सस्ता राशन मुहैया होगा। उसमें आपको चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल, नमक, ये सब चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध होती थी। आपकी उस वक्त जब बिजली के दाम बढ़े तब भी राजा साहब ने 100 करोड़ देकर बिजली को के दाम जो बिल आते थे वो कम से कम नाम मात्र की बिजली के मित्र के बिल लोगों को अदा करने पड़ते थे, क्योंकि उसकी भरपाई सरकार कर रही थी। तो आपकी ऐसी सरकार थी जो हमारे गरीब लोगों की दर्द को समझती थी, उनकी तकलीफों को समझती थी। उसके समाधान के लिए हमने हजारों कदम उठाए जिससे गरीब लोगों को राहत मिली। आज आप देखेंगे केंद्र सरकार जहां पर मोदी जी बैठे हैं, बहुत सी आशाएं थी लोगों को कि शायद ये मुख्य प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे लिए पता नहीं क्या क्या न कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े सुहाने भाषणों के द्वारा अपने जो वचन रखे और जो लोगों से वायदे किए तो लोगों को लगता था कि नहीं, ये आदमी अगर बन गया तो शायद हमारी मदद करेगा। आज लोग निराश हो चुके हैं, आज लोग दुखी हो चुके हैं, आज लोग परेशान है क्योंकि उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। जो थोड़ा बहुत रोजगार में लगे भी थे
वो नोटबंदी के कारण, कोरोना के कारण आज वो घर में बैठे हमारे नौजवान बच्चे। और उसी तरह से हमारी जो कीमतें बढ़ रही है हर चीज में, चाहे आप सीमेंट का भाव लो, सरिये का भाव लो, अगर कोई चाहता है कि मैं कोई घर बनाऊं, उसके लिए भी 10 दफा सोचना पड़ता है। राशन तो एक ऐसी चीज है कि आपको रोज रोज आपने अपना पेट भरने के लिए रोटी तो बनानी है, बस उस रसोई को चलाने के लिए भी हमारे को कितनी दिक्कतें आ रही है। गरीब आदमी तो न जाने कैसा इसका सामना कर रहा है, पर जो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको भी आज ये लग रहा है कि बहुत महंगाई हो चुकी है और बहुत हम इससे तंग आ चुके हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जो ये 30 तारीख को आपने वोट देना है, जैसा यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि यहाँ के विकास के कार्य में राजा वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा, तो अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं कभी भी कोई जनसभा में उनकी अनुपस्थिति में नहीं गई। आज जब ये निर्णय करना था कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने बार बार हाथ जोड़ के कहा कि अभी मैं इस दुखद घटना से उभर भी नहीं पा रही हूँ और आप मुझे इलेक्शन लड़ने की बात कह रहे हैं। तो जितने भी हमारे मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के लोग राज साहब का केस में रामपुर पहुंचे, उन्होंने भी मेरे से आग्रह किया कि आपको अब हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिर से एक बहुत बड़ा साया उठ चुका है। वो व्यक्ति जो हमारे दुख सुख में शामिल होता था, हमारे दुख दर्द को दूर करता था, वो व्यक्ति जो हमारे घर घर में उन्होंने रोजगार दिया, हमारे बच्चों को रोजगार दिया, वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे विकास के काम किए, उस व्यक्ति ने हमारी लड़कियों के लिए पढ़ने का साधन हमको उपलब्ध करवाया। आज बिजली पानी उन्हीं की बदौलत है, चाहे वो सिंचाई की बात करें, चाहे वो पीने की पानी की बात करें। तो मैं ये आपसे आग्रह करने आई हूँ कि आज वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, परंतु परोक्ष रूप से आज वो हमें देख रहे हैं। आज उनकी आत्मा अवश्य यह देख रही होगी कि जिसके काम मैंने इतने किए, जिस हिमाचल प्रदेश को मैंने कहां से कहां पहुंचाया, वहां के लोग, देवी देवताओं को मानने वाले लोग अवश्य इस बात को याद रखेंगे। और मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने उनके कामों को याद करते हुए, आज विकास के कामों को याद करते हुए, आज जितना भी इस क्षेत्र में उन्नति तरक्की की है, उस बात को ध्यान में रखते हुए आपने एक श्रद्धांजलि के तौर पर एक वोट आपने राज साहब को अवश्य देना। आज पूरे हिमाचल प्रदेश की ये जो मंडी पार्लियामेंट्री सीट है, इसके ऊपर पूरे भारतवर्ष की नजरें हैं। सब देखना चाहते हैं कि जिस महान शख्सियत ने हिमाचल को जहां छोड़ा था, आज वक्त आया कि हम उनके कामों को याद करते हुए उनको एक वोट दें। तो लोग सोच रहे न जाने हमारे वोटों में कितनी बढ़त होगी और कितनी हम बढ़त हासिल करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि छोटी मोटी दलगत राजनीति से उठकर, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। राज साहब ने जब सेवा की तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहते थे लोगों को कि मैं किस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। आज मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं कि मैं मंडी का हूँ, सराज का हूँ, सराजी मेरे अपने हैं। तो जो एक मुख्यमंत्री होता है वो पूरा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। उनको इस बात से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि मेरे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है, पूरा प्रदेश एक है, सभी मेरे लिए एक बराबर है, एक दृष्टि से सबको देखें। परंतु आज जिस तरीके की राजनीति में देख रही हूँ, जिस तरीके के इनके भाषण में सुन रही हूँ, जिस तरीके की अपने क्षेत्र में जाकर बात करते हैं, हमें अफसोस और दुख होता है कि राजनीति में आज ऐसे ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्होंने एवं सिर्फ वोट की खातिर वो उस बात काम को करना चाहते हैं कि मैं काम करूंगा तो इसके एवज में मुझे वोट मिलेंगे। ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने कभी ना ऐसा सोचा ना किया। उन्होंने अपना परम धर्म समझा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जो भी संभव हो सके वो काम अपने क्षेत्र के लिए किए। उसके एवज में कभी वोट भी मांगने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। परंतु मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने अब ये आखिरी श्रद्धांजलि जो माननीय
राजा वीरभद्र सिंह जी को देनी है। उसके लिए आपने 30 तारीख के दिन हाथ के निशान का बटन दबाकर भारी बहुमत से यहाँ से कांग्रेस को जिताकर भेजना है। और मैं जीतने के बाद जैसा पहले करती थी कि मैंने जीतने के बाद कई बार आपके सदर क्षेत्र का दौरा किया और जो जो भी आपकी मांगे रही उसकी हमने पूर्ति की। तो आज में मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जीतने के बाद अवश्य आप लोगों के बीच में आऊंगी, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगी और जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करना ये हमारा कर्तव्य बनता है और दिलो जान से आपकी सेवा करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।